नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश की बात हम करने जा रहे हैं क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसकी हैट्रिक की बारी है और उसके लिए अब पूरी बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हुआ है और ये जो नई टीम है वो उत्तर प्रदेश पर खास तौर से मेहरबान है। उत्तर प्रदेश में नई टीम में उत्तर प्रदेश पर खास तौर से फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ाई गई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई कार्यकारिणी में स्मृति ईरानी को जगह दी गई है और इसी के साथ रणनीतिकार के तौर पर, हालांकि उत्तर प्रदेश से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन राम माधव एक रणनीतिकार के तौर पर रहे हैं तो उनकी फिर से वापसी हुई है और इसी के साथ 65 सदस्यों वाली टीम की घोषणा की है नितिन नवीन ने और इसके जरिए 2027 के राज्य विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव का सियासी खाका तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई केंद्रीय टीम का जो ऐलान हुआ है उसके जरिए ये एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री यानी कि सचिव बनाए गए हैं और सभी मोर्चों के अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी गई है। इस टीम में महिलाओं और युवा चेहरों को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी गई है, तरजीह दी गई है और नई टीम के माध्यम से बीजेपी के भविष्य के राजनीतिक रोड मैप का भी खाका खींचा गया है और ये जो राजनीतिक रोड मैप का खाका खींचा गया है वो उत्तर प्रदेश को खासतौर से ध्यान में रखकर खींचा गया है क्योंकि चुनाव है अगले साल और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और दिल्ली जैसे राज्यों में के नेताओं को भी तरजीह दी गई है इस टीम में, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जिसका खास दबदबा इस टीम में देखा जा रहा है। 2 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय महासचिव, 2 राष्ट्रीय मंत्री और 2 मोर्चे में के अध्यक्षों को जगह दी गई है इस टीम में। प्रोफेसर तारिक मंसूर, रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं अमरपाल मौर्य और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। 2 मुस्लिम चेहरों को इस टीम में जगह मिली है, दोनों उत्तर प्रदेश से। तारिक मंसूर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा की कमान कुंवर बासित अली को सौंपी गई है। तो अल्पसंख्यक समुदाय को भी सियासी संदेश देने की कवायद है और इसके साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय में जो पसमानदा मुस्लिम है उस पर खास तौर से नजर है। तो प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमानदा समाज से आते हैं, कुंवर बासित अली राजपूत मुस्लिम है, तो दोनों ही नेता यूपी से हैं और चुनाव के लिहाज से इसे काफी अहम माना जा रहा है। और इसके साथ ही हरीश द्विवेदी को भी इस टीम में फिर से जगह मिली है और पदोन्नति के साथ तो उस ब्राह्मण तबका जो है उसको भी साधने की कोशिश की गई है क्योंकि उसको लेकर लगातार उस पर दावा समाजवादी पार्टी पी से पिछड़ा जो था उसको पी से पंडित बता रहे हैं या फिर मायावती भी अपने पुराने समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर विराम देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस टीम में तरजीह दी है। इस पूरे टीम पर हम उत्तर प्रदेश पर जो खास तौर से फोकस किया गया है और उत्तर प्रदेश की जो भागीदारी है उसका क्या संदेश है, क्या मतलब है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने आज के एक्सपर्ट्स के साथ। और हमने आज इस चर्चा में किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को नहीं रखा है, वरिष्ठ पत्रकारों को जो जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन की क्या स्थिति है और जमीन पर इसका कितना असर पड़ेगा ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। अगली साल यूपी में विधानसभा चुनाव हैं और उसे लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। कुल 65 नेताओं की लिस्ट में पार्टी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इनमें 13 महिलाएं हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में यूपी से कुल 8 नेता शामिल हुए हैं। यूपी से शामिल हुए नेताओं में सबसे बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। यूपी की टीम में स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, जबकि रेखा वर्मा और तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।
इसके अलावा भोला सिंह और संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वहीं अमरपाल मौर्य को ओबीसी मोर्चा का प्रभार दिया गया है और कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। अपनी नई टीम को लेकर नितिन नबीन की प्रतिक्रिया आई। नितिन ने कहा कि यह टीम पीएम मोदी के संकल्प और जमीनी स्तर पर लेकर जाने वाली टीम होगी। मैं मानता हूं कि ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूं और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी और कार्यकर्ताओं के साथ एक संबंध, जनता के साथ संवाद और निश्चित रूप से एक संकल्प के साथ काम करेगी। नई टीम को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नेता इस टीम को बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह टीम देश में बीजेपी के लिए बेहतरीन टीम शामिल होगी। तो देखिए, पहले तो हम आभार अदा करना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, पार्टी अध्यक्ष नितिन नबी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का और पुराने अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, राजनाथ सिंह जी का, इन सब का आभार करना चाहते हैं कि इन्होंने हमें ये जिम्मेदारी दी और हमारे पर विश्वास रखा और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको करा जाएगा। देखिए, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राष्ट्रीय टीम में दी है और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भरोसा देना चाहता हूं कि जो विश्वास भरोसा किया उसको पूरा करने के लिए मैं लगातार अपना पूरा समय पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में और जो आदेश माननीय अध्यक्ष जी का होगा उसको पूरा करने में लगाऊंगा। नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश के युवा, ओबीसी और महिला नेताओं को अहम पद दिए गए हैं, जो 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। टीम में कुल 8 बड़े चेहरे यूपी से हैं, जिनमें 3 महिलाएं और 3 ओबीसी शामिल हैं। बीजेपी ने इस टीम के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए युवा और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। नितिन की जो नवीन टीम बनी है उत्तर प्रदेश पर, खासतौर से इस पर फोकस किया गया है। उत्तर प्रदेश की भागीदारी इस टीम में सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है और कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव को देखते हुए? क्या ये टीम तैयार की गई है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, लंबा अनुभव है, ज़मीन को उन्होंने देखा है और वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है उत्तर प्रदेश की, उसको वो बहुत ही बेहतर ढंग से समझते हैं। आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। और आज की चर्चा हमने इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे को नहीं रखा है क्योंकि वो फिर आपस में वार पलटवार का दौर चलेगा और फिर बातें निकल कर नहीं आएंगी। जरा इसको हम लोग जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंतजार था कि नितिन नवीन की टीम कैसी होगी और नितिन नवीन की जो टीम बनेगी उसमें उत्तर प्रदेश का कितना उस टीम में इम्पैक्ट रहेगा। तो इस टीम पर पहले आप बताइए, यूपी नवीन की जो टीम है और उसमें यूपी की जो भागीदारी है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं? क्या एनालिसिस आपने किया रात में जब उस टीम की घोषणा हुई और अब तक के बीच में? देखिए, एनालिसिस तो निश्चित तौर पर करना बनता है क्योंकि नितिन नवीन की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, लगभग 7 महीने का समय इन्होंने खर्च किया है अपनी इस नई टीम को बनाने के लिए। 65 सदस्यीय टीम है जिसमें 12 महिलाओं को भी स्थान दिया गया है और उत्तर प्रदेश से 8 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। सभी जो लोग उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे वो उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल लेंगे, महासचिव की संभाल लेंगे, राष्ट्रीय सचिव की संभाल लेंगे, या फिर जो मोर्चे हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा है या पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, उसकी जिम्मेदारी संभालें। सभी के पास अनुभव का विराट अनुभव है उन लोगों के पास अपने अपने क्षेत्र में काम करने का। एक तीर से कई निशाने यहाँ पर साधे गए हैं। एक तो क्षेत्रीय संतुलन देखा गया, जातिगत संतुलन देखा गया है, युवा चेहरे भी देखे गए हैं, अनुभव को भी वरीयता दी गई है और साथ ही मिशन 2027 के साथ मिशन 2029 को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका जो स्लोगन है पीडीए,
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसकी भी काट और भरपूर काट आपको देखने को मिलेगी नितिन नवीन की सूची में। जिन 8 लोगों को स्थान दिया गया है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, ताकि उत्तर प्रदेश की जो जमीन पिछले लोकसभा चुनाव में खिसकी, उस तरीके का कोई माहौल 2027 के चुनाव में देखने को न मिले। सभी नाम परिचित हैं, सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक एक करके आपको बताना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष के लिए रेखा वर्मा, जो कि धौरारा से एक्स MP रही हैं और तीसरी बार उन्हें संगठन में स्थान मिला है। कुर्मी समाज से वो आती हैं, एक तो कुर्मी समाज से आती हैं, दूसरी महिला भी हैं। तो रेखा वर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई। हालांकि धौरारा की यह सीट मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास में है। इसके साथ ही तारिक मंसूर अपने आप में एक बड़ा नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो VC रह चुके हैं और शिक्षाविद हैं। मुस्लिम समाज पर इनकी अच्छी पकड़ है। एक और महिला को स्थान दिया गया है, स्मृति ईरानी को। पिछला लोकसभा चुनाव वो हार गई थी, इससे पहले भी वो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर रह चुकी है। अब उन्हें महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है और महासचिव के लिए एक और जो जिम्मेदारी दी गई है, हरीश द्विवेदी, जो कि बस्ती से आते हैं, 2 बार MP रह चुके हैं और संगठन का बड़ा अनुभव है। हरीश द्विवेदी एकमात्र आप कह सकते हैं कि सवर्ण चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के। जो 8 लोग हैं उसमें से हरीश द्विवेदी, हालांकि बीजेपी का शीर्ष नेता जो मेरे पास इनपुट था कि किसी ब्राह्मण को ही स्थान मिलेगा, बड़ी पोजीशन मिलेगी, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर सभी राजनीतिक दल बड़े सजग हैं। BSP एक बार फिर से डोरे डाल रही है ताकि सोशल इंजीनियरिंग उनकी चल सके। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले सप्ताह ही ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो एक बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, हरीश द्विवेदी को, जो कि एक जाना माना नाम भी है, मेहनती भी हैं, संगठनात्मक इन पर पकड़ भी है और पूर्वांचल से आते हैं, तो ऐसे में एक सवाल के खाते में जो सीट गई है महासचिव के तौर पर, जो नितिन नवीन की टीम में जिन्हें स्थान मिला है, वो हरीश द्विवेदी हैं। बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब JP नड्डा की टीम जो चल रही थी, जो काम कर रही थी, उसमें उत्तर प्रदेश से सवर्ण वर्ग से 3 चेहरे थे। हालांकि सवर्ण वर्ग से 3 चेहरों में से 2 चेहरे अब कम हो गए हैं, केवल हरीश द्विवेदी ही यह जिम्मेदारी संभालेंगे और कहीं ना कहीं PDA की कार्ड के तौर पर भी ये उत्तर प्रदेश की जो टीम है जो वो देखी जा सकती है। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर भोला सिंह है, एक और महिला है संगीता यादव। ये दोनों भी अपने क्षेत्र के महारथी आप इन्हें कह सकते हैं। तो 8 में से 3 महिला नेताओं को नितिन नवीन की इस 65 सदस्यीय टीम में स्थान मिला है। बीजेपी हमेशा महिलाओं की बात करती आई है। महिलाओं के आरक्षण बिल को लेकर भी सदन में लाने का प्रयास किया गया था, लेकिन वो वहां सफलता नहीं मिली। लेकिन नितिन नवीन की टीम में 3 महिलाओं को जिस तरीके से स्थान दिया गया है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है। बात कर लेते हैं OBC मोर्चा पे। OBC मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर अमरपाल मौर्य, हालांकि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, ये मौजूदा समय में राज्यसभा के सदस्य हैं और इसके साथ ही जब उमा भारती जी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तब अमरपाल मौर्य उनके OSD रह चुके हैं। तो ऐसे में अमरपाल युवा भी हैं, लेकिन काम करने का उनके पास बड़ा अनुभव है और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मौर्य समाज का अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और डिप्टी CM के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य अगर कुर्सी पर हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक अनुभव है, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कमान केशव मौर्य संभाल चुके हैं। ऐसे में मौर्यों के वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनी रहे, इस लिहाज से अमरपाल मौर्य को पहले राज्यसभा में भेजा गया और अब OBC मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर स्थान दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के पद पर कुंवर बासित अली, जो कि एक दूसरे मुस्लिम चेहरे के तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर के बाद कुंवर बासित अली, यानी कि 2 मुस्लिम चेहरे हैं, 3 महिलाएं हैं, 1 ब्राह्मण है। तो बासित अली भी एक बड़ा नाम है, मुस्लिम चेहरे हैं, इनकी भी जमीनी छवि के बारे में लोग परिचित हैं अच्छी तरीके से।
तो एक तरीके से देखा जाए तो जो 8 चेहरे दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं पीडीए की कार्ड के तौर पर भी है। तो देश के अंदर आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 जनवरी फरवरी में जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से विपक्षी दलों पर को अंकुश में रखा जाए, तो बहुत सारे फैक्टर के साथ में यह टीम निकल कर आई है। हालांकि कई बड़े नाम जिनकी चर्चा थी कि वो उनको इस टीम में जगह मिलेगी वो देखने को नहीं मिल पाया है। और जैसे कि महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री रह चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी रह चुके हैं और मौजूदा समय मध्य प्रदेश के भी वो प्रभारी हैं। उनका नाम भी चल रहा था कि उन्हें इस टीम में स्थान मिल सकता है। श्रीकांत शर्मा जो पूर्व में इसी योगी सरकार योगी पार्ट 1 में मंत्री थे, मथुरा से विधायक है, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन जो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो नितिन नवीन की नई टीम में पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सभी को बधाई दी है, मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें बधाई दी है और उम्मीद रखी है कि वो संगठन के जो प्रयास है, जो पार्टी लाइन है, उस पर काम करते हुए बीजेपी को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। जी अब ये तो पूरा उनकी जो टीम में नए लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनके बारे में और उनकी क्या अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो उनकी क्या हैसियत है उसके बारे में आपने बताया और उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब इसका कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आगे है, लेकिन अब एक चीज़ और आगे हम लोग बढ़ें जरा। अभी हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि कौन कौन लोग हैं, तब तक आज सुबह प्रभारी के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। 3 स्टेट्स के प्रभारी का नाम ऐलान किया गया, जिसमें से एक पंजाब और गुजरात और फिर उत्तर प्रदेश। विनोद तावड़े पर खास तौर से भरोसा किया गया। विनोद तावड़े बिहार में एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को जो मिली तो उसमें विनोद तावड़े की एक बड़ी भूमिका थी। तो विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश में प्रभारी बनाना, और ये कहा जाता है कि जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को खत्म करना इनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी और पार्टी एक होकर इंटैक्ट होकर विधानसभा में जाए, पहली चुनौती तो उनके सामने यही होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। विनोद तावड़े हालांकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और जो उनकी एंट्री जिस तरीके से बिहार में रही है और बिहार में भी बीजेपी की सरकार जिस तरीके से बनी है, भले ही पहले गठबंधन की सरकार रही है, बाद में नीतीश कुमार को केंद्र में भेजकर बीजेपी के लिए जो रास्ता खुला है, सम्राट चौधरी वहां पे मुख्यमंत्री हुए हैं, तो विनोद तावड़े के ऊपर भी एक बड़ा जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि पिछले चुनाव में अगर मैं बात करूं 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब सुनील बंसल की काफी भूमिका थी। हालांकि संगठन में अभी भी उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है, बरकरार है। और उसके बाद अमित शाह भी यहाँ पर लगातार डेरा डाले रहे। दोनों चुनाव में देखा जाए तो दोनों नामों की बड़ी भूमिका थी और विनोद तावड़े के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी कि संगठन को एक लेकर चले। दोनों डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम के बीच में जिस तरीके की बातें निकल कर सामने आती रहती हैं, उस तरीके की कोई चीज कोई बात निकल कर ना आए जिससे कि समाज में कोई मैसेज इस तरीके से जाए कि पार्टी में एकता नहीं है या कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। एक बात मैं बताना और इससे एक संदेश और जिसके जो पीडीए का पी जो है, भले उस पीडीए का पी और एक डेफिनेशन बदलते रहते हैं, एब्रिविएशन बदलते रहते हैं, लेकिन जो शुरुआती दौर में जो पीडीए का पिछड़ा था उसी वर्ग से ये आते हैं। बिल्कुल मैंने बताया ना कि देखिए पिछले वर्ग पर पूरा फोकस किया गया है। रेखा वर्मा, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य, जो समाजवादी पार्टी की जो पॉलिटिक्स जिसके बारे में सब जानते हैं, एमवाई फैक्टर पर टिकी है। मुस्लिम और उसी कड़ी में विनोद तावड़े का भी नाम आ गया। अब उसमें विनोद तावड़े का भी नाम आ गया। 2 मुस्लिम हैं और ओबीसी वर्ग से मैंने बताया कि रेखा वर्मा है और संगीता यादव है, अमरपाल मौर्य है। तो एक तरीके से समाज के सारे तबकों को स्थान दिया गया है। सवर्ण में ब्राह्मण चेहरे को आगे किया गया है। तो बहुत ही ठोस और संतुलित युवा जोश से भरी हुई, अनुभव से भरी हुई स्मृति ईरानी जो 2024 के चुनाव के बाद से हाशिए पर चल रही थी, उनको भी आपने पिछले वीडियो देखी होगी किस तरीके से एक कार्यक्रम में मोदी जी के सामने जब वो हाथ जोड़ रहे थे तो मोदी जी उपेक्षा करके आगे चले गए थे। कहीं ना कहीं
और स्मृति ईरानी को जिस तरीके से मौका दिया गया, जिस तरीके से अमेठी की सीट वो खाली थी, तो ये भी एक बड़ा फैसला है। और महासचिव के तौर पर जिस तरीके से स्मृति ईरानी की वापसी हुई, हरीश द्विवेदी, ये दो नाम जुड़े हैं, तो लगता है कि बीजेपी का जो होमवर्क है वो काफी मजबूती के साथ किया गया, आंकड़ों के हिसाब से किया गया, क्षेत्रवार किया गया, जातिवार किया गया, अनुभव के हिसाब से किया गया है। और अब सवाल इस सूची के आने के बाद से, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर मेरी निगाह से उस तरीके से भी कंप्लीट नहीं हुआ कि जिस तरीके से किसी भी मंच में जो तरह तरह के फूल होते हैं, जब बुके तैयार होता है, तो ये संगठन का तो पार्ट पूरा हो गया है। लेकिन अभी सरकार के लिहाज से भी आने वाले महीने, 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों को मोदी के जो संभावित मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें भी जगह मिल सकती है, परिवर्तन हो सकता है, कुछ विभाग बदले जा सकते हैं। रजनीश पांडे भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के इंडिया वॉइस के। रजनीश जी, स्वागत है आपका। देखिए, आलोक जी उसका एनालिसिस कर रहे हैं, चुनाव का समय है और चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई है और उस बुके में कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी आ सकते हैं जब अगर विस्तार होगा चुनाव से पहले। तो जरा अब आप बताइए, उस बुके में सारे फूल हैं या अभी भी आपको कहीं कुछ लग रहा है, कुछ कमियां? उस पीडीए के को जवाब देने के लिए ये जो लोग उत्तर प्रदेश से नेशनल टीम में आए हैं, नितिन नवीन की टीम में आए हैं, वो दम रखते हैं? देखिए आनंद जी, चूंकि आलोक जी का लंबा अनुभव है और उस अनुभव का हम लोगों को फायदा भी मिलता है। आज जब अखबार खोला गया सुबह, तो हर एक खबर का जो हेडिंग था यही था कि पीडीए का काट में भारतीय जनता पार्टी ने टीम तैयार किया है और हरीश द्विवेदी, स्मृति ईरानी, अमरपाल मौर्य जो भी टीम बना उसमें पूरी तरीके से भोला सिंह जो दलित कास्ट से आते हैं और सांसद भी हैं सुरक्षित सीट से, तो माना जा रहा है। लेकिन चूंकि आनंद जी आप भी ग्राउंड जीरो पे रहे हैं, आलोक जी भी ग्राउंड जीरो पे लगातार काम करते रहे हैं, इन चेहरों का बहुत असर चुनाव में जाने के बाद नहीं पड़ता है। स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, सरकार के 5 साल का लेखा जोखा होता है और केंद्रीय नेतृत्व, जैसे कहते हैं कि मोदी योगी का चेहरा होगा, अखिलेश यादव का चेहरा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का चेहरा, बहुत इफेक्ट नहीं होता है कि पंकज चौधरी के आने के बाद कितना कुर्मी वोट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही कुर्मी के बड़े बड़े चेहरे रहे हैं। आज स्वतंत्र देव की बात करें, तमाम एमएलए पार्टी के बने हुए हैं, अनुप्रिया इनकी गठबंधन की है। उसके बाद भी जो 2024 का रिजल्ट आया, परिणाम आया, चौंकाने वाला तो था। जैसे कि हम लोग उम्मीद लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी, ठीक है आमने सामने की लड़ाई है, समाजवादी पार्टी का इतना मसला नहीं बन पाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तो कहीं ना कहीं इसमें पीडीए का असर दिखा, संविधान बचाओ का नारा का असर दिखा, कांग्रेस का भी खाता यहां ठीक ठाक रहा, समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में लिहाज से हुआ। तो जो मैंने जिक्र किया आपसे, तो जब सुबह अखबार की हेडिंग यही बना था कि पीडीए की काट में, दरअसल सवाल है कि कितना ये लोग ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं। इनका फेस तो है लेकिन इनका अपने बिरादरी में क्या है। जैसे अगर हरीश द्विवेदी की बात करें, हरीश द्विवेदी विद्यार्थी परिषद में संगठन से माने वो जाने जाते हैं। जब प्रयागराज एक सुबह में सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ रहा था तो बताया था कि कैसे कैसे इनकी शुरुआत हुई। इनके पिताजी थे, ये 2012 में भी चुनाव लड़े थे लेकिन वहाँ 7000 विधानसभा में वोट पाए थे। लेकिन वही 2014 में जब चुनाव लड़े तो मोदी मैजिक, वहाँ सांसद बने, 2019 में बने, और जो 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो वहाँ इनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन माना जा रहा है कि इनको दिल्ली का विशेष आशीर्वाद है, इनको प्रभारी बनाया गया, आसाम का प्रभारी बनाया गया, उसके पहले बिहार में सह प्रभारी बनाया गया। तो माना जा रहा था कि मामला इनका ठीक है, प्रमोशन भी ठीक ठाक रहा। अमरपाल मौर्य की बात करें कि गोविंदाचार्य और उमा भारती के सानिध्य में पॉलिटिक्स के, माना जा रहा था कि यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य के भी अच्छे हैं, इनका संबंध अजात शत्रु टाइप का इनको उपाधि दिया गया कि अमरपाल जी का
कहीं कुछ भी विरोध नहीं है। जब पार्टी ने इनसे कहा कि आप उच्चाहार में जाइए, चुनाव लड़िए, कहे कि पार्टी का फैसला जो भी होगा हमारे लिए सिरोधार्य होगा, वो जाए चुनाव लड़े, हार गए, पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा। तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी लग रहा है कि 2027 की जो महाभारत होने वाली है, अखिलेश यादव भी मौन नहीं बैठे हैं, रोज ज्वाइनिंग हो रही है, रोज सरकार पे हमला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कवच के रूप में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जो हमारे संगठन के लोग हैं वो कवच के रूप में काम करे। और जब समाजवादी पार्टी के तरफ से हमारे पार्टी पर अटैक हो तो हम बताने के लिए रहे कि देखिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और हमारा जो संतुलन है आप देख लीजिए, इसमें ब्राह्मण भी है, अल्पसंख्यक। आप समझिए कि बासित अली को प्रदेश अध्यक्ष थे, मेरठ के रहने वाले हैं, मेन बॉडी में उपाध्यक्ष। आनंद जी, मैसेज देने में कुछ सफल रहे क्या बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी को या अपने विपक्ष को? देखिए आनंद जी, आप भी ग्राउंड जीरो पर, मैं बार बार कह रहा हूं कि अब चूंकि स्टूडियो में बैठने वाले एंकर नहीं, आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, कितना असर होता है। आप बिहार की सियासत भी करीब से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत करीब से पढ़े हैं, तो पता है कितना असर जाता है। स्थानीय मुद्दे होते हैं, लेकिन पार्टी को कहने के लिए चीजें बहुत कुछ होती है। जब उनके डिबेट में प्रवक्ता जाते हैं, कल से प्रवक्ता को आप झेल ही रहे होंगे, वो कहते होंगे कि हमारे दल में सबका सम्मान है, हमने अल्पसंख्यकों को मेन बॉडी का उपाध्यक्ष दूसरी बार बनाया, राष्ट्रीय टीम में जगह दिया गया। लेकिन सवाल है कि ग्राउंड जीरो पर इनके चेहरे की महत्व, इनके बिरादरी के लोग कितना देते हैं। क्योंकि देखिए भोला सिंह सांसद लगातार तीसरी बार है, लेकिन आज भी अगर दलित वोट बैंक की बात की जाए तो सबको पता है कि दलित चेहरे में दलितों की पसंद कौन है। लेकिन चूंकि पार्टी के जब डिबेट होगा तो लोग कहेंगे कि आपके यहाँ पीडीए का सम्मान नहीं रखा गया, तो बताने के लिए ये काफी कुछ मसाला होगा कि देखिए भाई साहब, हमने पीडीए के जिस पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी 2027 में आने की सपना देख रहे हैं, सपना देखना बुरी बात नहीं है। 2024 के जो प्रदर्शन का परिणाम हुआ, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ा। समय की कमी है, हम लोग इस चर्चा को और करना चाह रहे थे, अभी पूरी चर्चा हो भी नहीं पा रही है, लेकिन हमारी भी बाध्यता है समय की। इस पर आगे भी हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर सी बात है कि ये जो नई टीम बनी है इसका विश्लेषण हम कुछ मिनटों में नहीं कर सकते, और इसका विश्लेषण करने के लिए भी और समय की ज़रूरत है। हम आगे भी इसका विश्लेषण करेंगे। फिलहाल आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।